Hello students, myself Ritesh Das and I am an assistant professor in a college. I hope you have followed my previous videos. If you haven't, please go and check the description box. My video links will be there. So I was discussing about highway history in the previous lectures. I have discussed about the history of highway and the three what can I say, road plan system. Okay, different road plan system I have discussed in previous lectures, and the type of road pattern, and most of all the very important part, that is difference between national highway and expressway, I have discussed. All are in previous two lectures. So if you are new, go and check the previous lectures, then you will get a better idea in this lecture. So in today's lecture, I will be discussing a second part in unit 1, that is introduction. In introduction, we have completed the first part, that is history and highway road plan system. And now in the second part, we will be discussing about the highway alignment and survey, as you all can see in the screen. Okay, so let's start with it. I hope you will enjoy. So first of all, we have to understand that what are the factors that are governing the alignment of highway. Okay, so the alignment of highway are mainly depends on this, let me check the marker, depends on obligatory point, traffic, geometric design, economics, and other considerations. So I will be discussing step by step all the alignments. So first, this is obligatory point. So what is the obligatory point? In obligatory point, we have to define a particular way, a particular path that a highway can be constructed. We just proposed, मतलब हम लोगों को propose करना होता है कि कौन कौन से रास्ते से ये हाईवे हो सकता है. ठीक है, मतलब मान लो कि एक रास्ता हम प्रपोज करने जा रहे हैं, पर बीच में एक ग्रेवयार्ड आ गया. वो एक हिंदू का हो सकता है, मुस्लिम का हो सकता है, क्रिश्चियन का हो सकता है, कोई भी ग्रेवयार्ड आ गया. उस ग्रेवयार्ड के ऊपर से हम रास्ता नहीं ले जा सकते अथॉरिटी के बिना. ठीक, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि वो रास्ता अलग से कई और जगह से लेना पड़ेगा. फिर मान लो सामने एक क्या होता है, नदी आ गया. अब नदी के ऊपर से हम तो ऐसे ही रास्ता नहीं ले जा सकते, हम लोग को पैसे का भी ध्यान रखना होता है ना. मान लो एक ब्रिज पहले से है, हम अगर चाहे तो जो रास्ता हम बना रहे हैं वो रास्ता ब्रिज के पास से ही ले जा सकते हैं, पर अलग से वो हम लोग दूसरा ब्रिज कंस्ट्रक्ट करके नदी के ऊपर से रास्ता नहीं बनाएगा ना. और हम लोगों को देखना भी पड़ेगा कि ये सब चीज कौन कौन से लोकेलिटी को कनेक्ट करता है. ये जो रास्ता हम बना रहे हैं ये कौन कौन से लोकेलिटी को कनेक्ट करते जाता है, मतलब उसका यूटिलिटी कितना होता है. तो इस सब के ऊपर डिपेंड करता है ये ऑब्लिगेटरी पॉइंट. ये ऑब्लिगेटरी पॉइंट होता है कि एक एज्यूम्ड पॉइंट होता है. चलो हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इसमें. ये ऑब्लिगेटरी पॉइंट का दो पार्ट होता है. एक पार्ट क्या होता है
एक पार्ट क्या होता है, पॉइंट्स थ्रू which the alignment is to pass. ओके, और दूसरा चीज क्या होता है, पॉइंट्स थ्रू विच द alignment should not pass. अब देखो, अब ये जो पहला वाला है, ये जो पहला वाला है, पहला वाला जो हम लोगों का पॉइंट है, ये हम लोग क्या कर रहे हैं, जो पॉइंट थ्रू विच द अलाइनमेंट इज टू पास। अब यहाँ पे क्या है कि मान लो कि एक पहाड़ है, अब हमारा जो रास्ता है कि वो रास्ता पहाड़ के बीच से टनल करके भी ले सकते हैं हम, या तो पहाड़ के साइड से हम लोग एक वे बना के भी ले सकते हैं। अब हम लोग को देखना होगा कि जो हम टनल बना रहे हैं उसका यूटिलिटी ज्यादा है, या जो हम साइड से रास्ता बना रहे हैं जिसमें कि हम लोग का खर्चा ज्यादा होगा। इसमें भी खर्चा होगा पर इसमें भी मेटेरियल्स हम लोग को ज्यादा लगेंगे। तो ये जो अलग सा खर्चा हो रहा है कि ये खर्चा जायज है, ये खर्चा जायज है, कैसे देखेंगे कि देखेंगे कि इसका यूटिलिटी कितना हो रहा है। मान लो जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल पहले बता रहा था कि एक नदी के ऊपर से हम लोग का रास्ता बनाना है, ये ऑब्लिगेटरी पॉइंट हम लोग को सेट करना है, पर हम देख पा रहे हैं कि थोड़ी सी दूर एक क्या होता है, एक ब्रिज है, तो वो ब्रिज के ऊपर से हम ले जा सकते हैं, या तो अलग से हम लोग एक ब्रिज बना के भी एक ऑब्लिगेटरी पॉइंट ले सकते हैं। ठीक, तो अब तो हम लोग को देखना होगा कि जो मान लो ये मैं एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, ये मान लो एक नदी है, ऐसे टाइप का एक नदी है। हाँ क्यों नहीं होते? ऐसे टाइप का एक नदी है। अब हम लोग का रास्ता इधर से जा रहा था, इधर से एक रास्ता जा रहा था। हाँ कैसे बताए, हाँ मान लो ऐसे हमारा रास्ता जा रहा था, ये हो गया हमारा ऑब्लिगेटरी पॉइंट, हमारे ऑब्लिगेटरी पॉइंट महाशय ये हो गया ऑब्लिगेटरी पॉइंट, है ना, इमेजिनरी लाइन होगा, तो इसलिए हम हैच कर रहे हैं। पर क्या है कि इसी नदी के थोड़ा सा दूर में ही यहाँ पे एक ब्रिज है, यहाँ पे क्या है, एक ब्रिज है। अब हम लोग को देखना होगा अगर हम यहां से रास्ता लेंगे तो हम लोग को सही होगा, मतलब इसका यूटिलिटी ज्यादा होगा, या हम रास्ते को इधर से ले लेंगे, ऐसे टाइप का ले लेंगे रास्ता, फिर यहाँ पे आएंगे, ये अच्छा होगा। तो हम लोग को देखना पड़ेगा कि उसका यूटिलिटी कितना ज्यादा हो रहा है, उसके हिसाब से हम लोग ये पॉइंट निर्धारण करेंगे। तो ये हो गया कि जैसे इसका एग्जाम्पल हम लोग एक बता पा रहे हैं कि एक पहाड़ जो हम बोलेंगे हिल पास और माउंटेन पास, फिर हो गया कि ये रिवर साइड, ठीक है। और क्या होता है कि मान लो हम एक रास्ता बना रहे हैं कि बीच में एक इंटरमीडिएट टाउन आ गया, उसका तो कनेक्शन भी करना होगा ना रास्ते से, नहीं तो वहां पे जो लोग रहेंगे तो आना जाना तो मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए उन लोगों के लिए भी हम लोगों को वो अगर बीच में कोई इंटरमीडिएट सिटी पड़ गया, इंटरमीडिएट टाउन पड़ गया, तो उसको भी हम लोग को देखना पड़ेगा। ठीक, तो ये सब ध्यान में रखते हुए हम लोगों को ऑब्लिगेटरी पॉइंट निर्धारण करना होता है। ठीक, अच्छा, तो ये हम लोगों का ऑब्लिगेटरी पॉइंट तो हो गया।
उसके बाद ऑब्लिगेटरी पॉइंट का पहला पार्ट हो गया कि थ्रू विच द अलाइनमेंट इज टू पास। सेकेंड हम लोग का आ गया ये वाला, सॉरी राइट, सेकेंड हम लोग का आ गया ये वाला, जो कि पॉइंट थ्रू विच द अलाइनमेंट शुड नॉट पास। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल दे रहा था, एग्जाम्पल के तौर से मैं बता रहा था कि मान लो ग्रेवयार्ड आ गया, तो वहां से तो हम लोग रास्ता नहीं ले सकते, ठीक है। मान लो एक मंदिर आ गया, मस्जिद आ गया, या कोई चर्च भी आ गया रास्ते के ऊपर, डेमोलिश करके रास्ते तो नहीं बना सकते, अलाउ नहीं करेगा। फिर मान लो कोई जगह है जहां पे कोई पॉलिटिकल लीडर का दबदबा है, हम वहां से रास्ता लेके जाना चाहते हैं, पर बहुत सारा पॉलिटिकल प्रेशर है, नहीं ले जा सकते वहां से रास्ता। तो ऐसे टाइप का कुछ पॉइंट होता है जहां से हम लोग ऑब्लिगेटरी पॉइंट नहीं ले जा सकते। तो ये हो गया पॉइंट थ्रू विच, तो ये हो गया पॉइंट थ्रू विच द अलाइनमेंट शुड नॉट पास, ऐसे टाइप का भी पॉइंट आता है। तो वो हम लोगों के ध्यान में रखते हुए रास्ते का जो अलाइनमेंट है वो निर्धारण करना होता है। फिर हम लोगों का आ गया ट्रैफिक। अब ट्रैफिक में क्या होता है कि भाई एक रास्ता हम लोगों को बनाना है, तो वी हैव टू understand that which road is primarily used by all the other vehicle। मतलब हम लोग को जानना है कि कौन सा रास्ता सबसे ज्यादा यूज हो रहा है एक कोई भी व्हीकल के व्हीकल से। तो इसीलिए हम लोग एक स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी। वो हम अगले मतलब तीसरे यूनिट में हम पढ़ेंगे, जो ट्रैफिक का यूनिट है, वो ट्रैफिक के यूनिट में हम पढ़ेंगे कि ये ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी होता क्या है, ठीक है। तो वहां पे हम लोग पढ़ेंगे कि क्यों हम लोग को ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी करना होता है, कि एक रास्ता हम लोग का उसका यूटिलिटी जानना होता है ना, कि कौन सा रास्ता ज्यादा यूटिलाइज हो रहा है, तो उस रास्ते को हम डेवलप ज्यादा करेंगे या उस रास्ते को नया करके बनाएंगे, ऐसे टाइप का चीज हम लोगों को ध्यान में रखना होता है। फिर आता है जियोमेट्रिक डिजाइन। जियोमेट्रिक डिजाइन के हिसाब से मान लो कोई रास्ता है हिल के पास से, तो हिल के पास से जो रास्ता होगा उसका वो जो बेंड होगा बहुत शार्प होगा, तो वो शार्प बेंड में हम लोग कैसे रास्ता बनाएंगे कि वो शार्प बेंड अवॉइड करके कहीं और से हम रास्ता बनाएंगे, ये हम लोग को ध्यान में रखना होगा। फिर आ गया हॉरिजॉन्टल कर्व, ये तो हो गया। उसके बाद आते हैं वर्टिकल कर्व्स। वर्टिकल कर्व में भी हम लोगों को डिजाइन करना होता है वर्टिकल कर्व देख के, जैसे कि हम लोग आगे जियोमेट्रिक डिजाइन में पढ़ेंगे, एक चैप्टर है यूनिट 2 में जो जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ रोड, तो उसमें हम पढ़ेंगे कि वर्टिकल कर्व दो टाइप का होता है, एक समिट और एक वैली कर्व। समिट कर्व में कौन कौन सा कंसिडरेशन दिमाग में रखना होता है, वैली कर्व में कौन कौन सा कंसिडरेशन दिमाग में रखना होता है, सब हम लोग पढ़ेंगे। पर ये सब चीज भी कोई अगर मतलब जो रास्ता हम डिजाइन करने के लिए सोच रहे हैं उसको भी इन्फ्लुएंस करता है ये जियोमेट्रिक डिजाइन एक जगह की। फिर आता है इकोनॉमिक्स, मतलब पैसा, ठीक है। पैसा कितना आ रहा है एक प्रोजेक्ट के लिए, तो उसी टाइप का डिजाइन होगा। अगर कम पैसा आ रहा है तो एकदम ओके ओके करके छोड़ेंगे, ज्यादा पैसा आ रहा है तो बहुत अच्छा करके छोड़ेंगे। तो ये आ गया इकोनॉमिक का पार्ट। और इसके बाद अदर कंसिडरेशन में हम लोग आते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारा चीज आता है, जैसे कि पॉलिटिकल इशू होता है, ठीक है। फिर आता है जो रास्ता हम लोग बना रहे हैं उसका पास मिलेगा कि नहीं उस जगह से। मान लो कोई आर्मी का प्लेस हो, तो वहां से हम लोग तो नॉर्मल जो कॉमर्शियल व्हीकल जाते हैं तो उसी का रास्ता तो नहीं बना सकते, तो उसी टाइप का चीज भी हम लोगों को ध्यान में रख के रास्ता डिजाइन करना होता है, ठीक है। तो यहाँ तक हम आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया। फिर आता है एक पॉइंट कि रेजिस्टिंग लेंथ क्या होता है। तो रेजिस्टिंग लेंथ यहाँ पे मैं रीडिंग पढ़ रहा हूँ, ये आपको समझ में थोड़ा थोड़ा आएगा, पर डिटेल में मैं अभी समझाता हूँ आपको। रेजिस्टिंग लेंथ ऑफ अ रोड, मार्कर किधर है, resisting length of a road is affecting length taking in consideration the total work done against the resistance। अब हम आते हैं इसको क्या कहते हैं, ये हम लोग आते हैं इसको हम यहां पे एक्सप्लेन करे हैं कि इन हिल स्टेशन
द डिफरेंस इन एलिवेशन एज इज लाइकली टू बी हाई। मतलब हिल स्टेशन में मान लो ये एक हिल स्टेशन, ये ब्लू ब्लू वाला जो ट्रायंगल है ये एक हिल स्टेशन है, इसका लेंथ थोड़ा छोटा है, तो ये जो इंक्लिनेशन होगा ये हाई होगा, मतलब स्टीप होगा। ठीक, अगर ये स्टीप स्लोप में हम लोग गाड़ी चलाए तो गाड़ी का क्या होगा, पेट्रोल ज़्यादा खर्चा होगा, ज़्यादा ईंधन लगेगा गाड़ी को चलाने में, तो प्रॉब्लम ज़्यादा आता है। ठीक है, तो ऐसे टाइप के रोड में हम लोग क्या करते हैं कि ये जो स्टीप स्लोप है, ये स्टीप स्लोप को हम लोग थोड़ा सा फ्लैटेंड बनाते हैं। फ्लैटेंड कैसे बनाते हैं, ऐसे टाइप का, ये L0 था, ऐसे L हो गया, मतलब लेंथ थोड़ा बढ़ा दिए, ये फ्लैटेंड कर देते हैं। तो फ्लैटेंड करने से क्या होता है कि ये जो स्लोप तो लंबा हो, मतलब ये जो रास्ता तो लंबा हो गया, पर ये स्लोप थोड़ा इजी हो गया, मतलब इससे गाड़ी आराम से चलेगा, आराम से गाड़ी उठ सकता है। मतलब गाड़ी का एक होता है ट्रैक्टिव एफोर्ट, तो ट्रैक्टिव एफोर्ट ही होता है जो गाड़ी को धक्का देके ऊपर लेके जाता है। मतलब गाड़ी का जो इंजन का होता है एफोर्ट होता है ना, उसको हम ट्रैक्टिव एफोर्ट बोलते हैं। तो ट्रैक्टिव एफोर्ट ही वही चीज है जो गाड़ी को धक्का देके ऊपर तक लेके जाता है। तो वो स्टीप स्लोप में बिल्कुल ही ज्यादा होगा। हम लोग को इजीली समझ में आ रहा है कि अगर ये हम स्टीप स्लोप के बात करें, ये स्लोप का बात करें, तो इधर जो गाड़ी होगा उसको ज्यादा धक्का लगेगा, मतलब ज्यादा ट्रैक्टिव एफोर्ट की जरूरत होगा ये गाड़ी को इधर से इधर में ऊपर में लेके जाने में। पर ये रास्ता अगर हम थोड़ा सा फ्लैटन कर दे तो इधर से इधर जाने में इससे तो कम ही लगेगा ना प्रेशर, इससे तो कम ही लगेगा ट्रैक्टिव एफोर्ट, तो इसको कहते हैं ट्रैक्टिव एफोर्ट को घटा देते हैं, तो गाड़ी का लॉन्जिविटी भी बढ़ता है, और क्या होता है कि मतलब ट्रैक्टिव एफोर्ट भी कम लगता है गाड़ी को। ठीक, तो ये जो लेंथ इंक्रीमेंट का प्रोसेस है, ये जो लेंथ इंक्रीमेंट है इसको ही बोलते हैं हम रेजिस्टिंग लेंथ। तो रेजिस्टिंग लेंथ का कैलकुलेशन क्या होता है, रेजिस्टिंग लेंथ होता है कि एल आर इज इक्वल टू एल जीरो प्लस, ये मार्कर, एल आर इज इक्वल टू एल जीरो प्लस एच बाई एफ। अब ये कैसे आया, ये हम आते हैं, सॉरी, ये हम आते हैं इधर, ये आता है कि हम लोग टोटल वर्क डन को ध्यान में रखते हैं। तब टोटल वर्क डन में क्या क्या चीज आता है, एक गाड़ी जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो गाड़ी के ऊपर क्या क्या वर्क डन होगा, एक तो गाड़ी का ये फ्रिक्शन के वजह से एक वर्क होगा उसके ऊपर, और दूसरा वर्क होगा कि ये जो गाड़ी जा रहा है उसके ऊपर ग्रेविटी का भी एक लोड आएगा, तो वो दोनों लोड के वजह से गाड़ी के ऊपर एक दो, मतलब एक नहीं दो वर्क डन होगा। तो वही मैं लिखा हूं, वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन प्लस वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन मतलब फोर्स इंटू डिस्टेंस, W इंटू एफ हो गया आपका फोर्स, और L हो गया आपका डिस्टेंस, प्लस W इंटू एच, मतलब ये mgh के, W मतलब क्या है mg, मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, mg इंटू एच, वही जो हम बहुत छोटे टाइम में पढ़े थे mgh। तो ये वही mg इज इक्वल टू वेट ऑफ द व्हीकल, इन तो मास होता है ना, मास के साथ अगर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई करते तो वेट आ जाता है, तो ये W वेट है, तो W इंटू एच। ठीक है, अब यहां से हम लोग क्या किया, फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है F है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। सो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अगर हम मतलब बाहर ले लेंगे और वेट को भी बाहर ले लेंगे, सो वी विल गेट L0 प्लस एच एफ। अब ये जो टर्म हमारा आ गया, ये जो टर्म हमारा आ गया, इसको हम लिख दिए एल आर। तो ये एल आर क्या होता है, ये एल आर ही होता है वही रेजिस्टिंग लेंथ जो अभी मैं एक्सप्लेन किया। आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया है। तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब आता है हेयर पिन बेंड। अब हेयर पिन बेंड क्या चीज है हम लोग को थोड़ा सा देखना होगा। ठीक है, अगर फिगर नहीं देखेंगे तो दिमाग में नहीं आएगा। ये होता है हेयर पिन बेंड, ये मूवी के टाइम में हम लोग देखते हैं, बहुत बार देखे हैं, कोई हॉलीवुड मूवी में कभी बहुत बार दिखे हैं। ये जो बेंड हम लोग दिखा रहे हैं इधर इधर इधर, जो ये जो फिगर हम दिखा रहे हैं, ये ऐसे टाइप का रास्ता हम लोग बहुत बार देखे हैं। ठीक है, तो ये रास्ता क्या होता है कि ये जो बेंड है, ये जो रास्ता का
बेंड या अलाइनमेंट है, इसको हम बोलते हैं हेयर पिन बेंड। ठीक है, तब हेयर पिन बेंड में कोई कुछ कुछ मतलब क्या बोलते हैं स्पेसिफिकेशंस है, वो स्पेसिफिकेशंस हम लोग जान लेते हैं। स्ट्रेट लेंथ बिटवीन टू सक्सेसिव हेयर पिन बेंड शुड बी मिनिमम ऑफ 60 मीटर। ये क्या चीज है, ये बता रहा है कि ये जो एक बेंड है, इधर एक बेंड है, इधर एक बेंड है और इधर एक बेंड है, ये दोनों बेंड के बीच में जो स्ट्रेट लेंथ है, ये स्ट्रेट लेंथ 60 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब 60 मीटर मिनिमम होना चाहिए, सॉरी 60 मीटर मिनिमम होना चाहिए, उससे ज्यादा होगा तो कोई बात नहीं है, पर 60 मीटर हम लोगों को मिनिमम चाहिए। उसके बाद आते हैं कि मिनिमम डिजायर्ड स्पीड, मिनिमम डिजायर्ड स्पीड। अब डिजायर्ड स्पीड होता है कि ये जो हम लोग रास्ता बनाते हैं, वो रास्ते के लिए हम लोग कोई पर्टिकुलर डिजाइन स्पीड निर्धारण कर देते हैं। ठीक है, वी जस्ट डिफाइन अ पर्टिकुलर स्पीड ऑफ अ पर्टिकुलर रोड। जैसे कि नेशनल हाईवे के लिए हम लोग पढ़े थे कि 100 किलोमीटर पर आवर, फिर आपका आ गया एक्सप्रेस वे, उसके लिए हम लोग जो डिफरेंस पढ़े थे कि तब उधर उसका डिजाइन स्पीड आता है कि 120 किलोमीटर पर आवर। ऐसे ही स्टेट हाईवे जब आता है, ये हम लोग जियोमेट्रिक डिजाइन में पढ़ेंगे, स्टेट हाईवे के लिए 80 किलोमीटर पर आवर, ऐसे टाइप का सब रोड के लिए डिफरेंट डिफरेंट क्या बोलते हैं उसे, डिजाइन स्पीड होता है। तो ये अलग अलग डिजाइन स्पीड अलग अलग रोड के लिए होता है। तो ऐसे हेयर पिन बेंड है, तो इसके लिए हम लोगों को एक स्पीड निर्धारण करना होता है। तो ये स्पीड जो इंडियन रोड कांग्रेस ने डिफाइन किया है वो है 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक, उसके बाद हम आते हैं मिनिमम रेडियस ऑफ द इनर कर्व। अब इनर कर्व क्या है, मिनिमम रेडियस ऑफ द इनर कर्व हम लोग देखते हैं। ये जो रास्ता है, ये रास्ते का ये जो इनर साइड का हम देख पा रहे हैं, ये मैं छोटा सा दिखाता हूँ, ये इनर साइड का जो कर्व है, ये वाला, ये इनर कर्व का जो रेडियस होगा, तो वो होगा कि 14 मीटर मिनिमम होगा। मिनिमम 14 मीटर इनर कर्व का रेडियस हम लोग को प्रोवाइड करना है। फिर आते हैं मिनिमम लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। अब ये क्या है, ये चीज भी हम लोग जब जियोमेट्रिक डिजाइन पढ़ेंगे तब हम जानेंगे कि ये ट्रांजिशन कर्व क्या होता है। ठीक है, ट्रांजिशन कर्व और कुछ नहीं, मान लो तुम एक व्हीकल में ट्रेवल कर रहे हो। ठीक है, मान लो बाइक में, तो बाइक में तुम इधर से ट्रेवल करते हुए ऐसे गए, फिर यहाँ पे जो आए, ये जो पोजीशन हो गया, ये पर्टिकुलर ये जो पोजीशन हो गया, यहाँ पे क्या हुआ कि ये तुम्हारा जो स्ट्रेट लाइन था, झट से वो कर्व लाइन में तब्दील हो गया। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो मैं जो बता रहा हूं कि ये जो स्ट्रेट रास्ता था, झट से हो गया कि ये रास्ता कर्व में ट्रांसफर हो गया। तब अब ये जो कर्व है, इसका तो एक पर्टिकुलर रेडियस होगा। अब ये रेडियस को हम ये स्ट्रेट रास्ते से कैसे मिलाएंगे, इसके बीच, मतलब ये स्ट्रेट रास्ता आ गया और यहां से ये कर्व शुरू हुआ, इसके बीच जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन क्या करता है कि ये स्ट्रेट रास्ते को इस कर्व से मिलाता है। तो ये जो स्ट्रेट वाला पोर्शन है, मतलब ये जो हल्का सा कर्व वाला पोर्शन है, इसको ही बोलते हैं ट्रांजिशन कर्व। ठीक है, इसके बारे में हम अलग से और भी अच्छे से जानेंगे कैसे डिजाइन होता है ट्रांजिशन कर्व। ये लोग हम अलग नेक्स्ट चैप्टर में यूनिट 2 में पढ़ेंगे, पर मैं थोड़ा सा आइडिया देने के लिए बता दे रहा हूं कि ट्रांजिशन कर्व होता क्या है। ठीक, तो ट्रांजिशन कर्व का जो मिनिमम लेंथ होगा, मिनिमम लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व होगा कितना, 15 मीटर। ओके, अच्छा, इसके बाद आते हैं सुपर एलिवेशन। सुपर एलिवेशन क्या होता है कि ये सुपर एलिवेशन मतलब, देखो एक मिनट, मतलब मान लो कि बस टर्म इधर
तुम जान लो सुपर एलिवेशन क्या होता है। ये बहुत बड़ा एक टॉपिक है, इसको समझाने में मुझे एक क्लास तो जरूरी लगेगा ही। सुपर एलिवेशन क्या है, मान लो कि तुम एक ऐसे रास्ते से जा रहे हो, ठीक है, फिर ऐसे कर्व आ गया, ऐसे दिखाता हूं। मान लो कि तुम एक रास्ते से ऐसे जा रहे हो, ऐसे स्ट्रेट जा रहे हो, फिर झट से एक कर्व आ गया ऐसे टाइप का। तो ये कर्व में क्या होता है, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो कर्व में क्या होता है, ये जो कर्व पोर्शन होता है ये थोड़ा सा इससे ऊपर होता है, ये रास्ते से थोड़ा सा ऊपर होता है। ये जो चीज है ना, ये जो ब्लू कलर का मैं बता रहा हूं, ये जो एक्स्ट्रा वाला चीज है, ये जो एक्स्ट्रा ऊंचा वाला चीज है, मतलब ये तुम्हारा रास्ता है, ये तुम्हारा रास्ता है, और इधर थोड़ा सा ऊंचा होता है। अगर ध्यान से देखोगे कोई भी रास्ता, ठीक है, तो तुम्हें पता चलेगा कि ये सुपर एलिवेशन क्या होता है। सुपर एलिवेशन मतलब ये रास्ते को थोड़ा सा ऊंचा कर देते हैं। क्यों करते हैं ये हम लोग जियोमेट्रिक डिजाइन में समझेंगे, ये पूरा एक पार्ट है जियोमेट्रिक डिजाइन में। हम लोग थोड़ा सा आइडिया देते हैं कि होता क्या है चीज। तो ये थोड़ा सा जो रास्ता ऊंचा करके रखते हैं, इसको ही बोलते हैं सुपर एलिवेशन, ठीक है। तो सुपर एलिवेशन कहाँ प्रोवाइड करते हैं, ये जो कर्व होता है हॉरिजॉन्टल कर्व उधर ही प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो सुपर एलिवेशन, हाँ सुपर एलिवेशन क्या होता है, सुपर एलिवेशन इन सर्कुलर पोर्शन ऑफ द कर्व 1/10, मतलब इसका जो स्लोप होता है, ये स्लोप होगा 1/10, ओके। यही बता रहा है, मतलब एक हॉरिजेंटल सॉरी 10 हॉरिजेंटल जाएंगे तो एक वर्टिकल उठेंगे, मतलब 10 मीटर हॉरिजेंटल जाएंगे तो 1 मीटर वर्टिकल उठेंगे। ये 1/n मतलब वर्टिकल डिवाइडेड बाय हॉरिजेंटल का रेशियो। तो मतलब हॉरिजेंटल 10 मीटर जाएंगे तो 1 मीटर ऊपर उठेंगे, ठीक है, 1 मीटर ऊंचा उठेंगे, वर्टिकल उठेंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं कि उसके बाद आते हैं कि मिनिमम विथ ऑफ द कैरेज वे एट द एपेक्स, ठीक है। मिनिमम विथ ऑफ द, हाँ विथ ऑफ द कैरेज वे मतलब ये जो रास्ते का जो विथ होता है, ये रेट से दिखाता हूँ, ये जो रास्ते का विथ होता है ये होता है मिनिमम विथ ऑफ द कैरेज वे, ठीक है। एट द एपेक्स, एपेक्स मतलब इधर, इधर ये होता है एपेक्स, ठीक है। एपेक्स में मिनिमम, ये छवि को मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ तो समझने में मजा आएगा। हाँ, कहा था। छवि को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। तो क्या बता रहा है कि ये जो मिनिमम विड्थ ऑफ कैरेज वे एट द एपेक्स फॉर 1 लेन एंड 2 लेन रिस्पेक्टिवली, ये जो रास्ता है ना, ये रास्ते का जो विड्थ है ये है एपेक्स का विड्थ, ये इसको कहते हैं, ये पोजीशन को कहते हैं एपेक्स। मतलब ये जो कर्व का जो पीक पोजीशन है, यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे ये वाला, और यहाँ पे ये वाला, ये सब एपेक्स है। एपेक्स, एपेक्स का जो रास्ते का विड्थ होता है ये फॉर 1 लेन, एपेक्स फॉर 1 लेन, अगर ये लेन एक लेन का हुआ, ये लेन एक लेन दो लेन कैसे डिफाइन कर रहे हैं ये हम लोग जियोमेट्रिक डिजाइन में समझेंगे। बस यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया ले लो कि 1 लेन अगर होता है तो रास्ते का विड्थ होता है 3.75 मीटर, अगर 2 लेन होता है तो मिनिमम 7 मीटर हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो 2 लेन के लिए 2 लेन होता है अगर मिनिमम 7 मीटर का रोड होता है। पर ये जैसे कि एक हेयर पिन है, इसका ये वाला पोर्शन तो बड़ा करना ही पड़ेगा, यहाँ पे ही हम लोग एक्स्ट्रा वाइडनिंग ये सब वगैरह हम लोग प्रोवाइड करते हैं, मतलब चौड़ा होता है, मतलब मोटा होता है यहाँ पे रास्ता। तो इसको कहते हैं 2 लेन। फॉर 2 लेन के लिए यहाँ पे 11.5 मीटर और 9 मीटर प्रोवाइड करते हैं 1 लेन और 2 लेन के लिए, ठीक है। ये नेशनल एंड स्टेट हाईवे के लिए होता है, ठीक, दोनों के ऊपर लागू है। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, सॉरी, ये थोड़ा सा ठीक होगा, ये 9 मीटर होगा और ये 11.5 मीटर होगा, सॉरी 9.0 मीटर और ये होगा 11.5 मीटर,
ये थोड़ा सा ठीक करना, ठीक, यहीं पे ठीक कर दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। ये तो थोड़ा सा ठीक होना चाहिए था, मैं थोड़ा सा गलत कर दिया था। तो 1 लेन के लिए रास्ते का विड्थ होगा 9 मीटर और 2 लेन के लिए रास्ते का विड्थ होगा 11.5 मीटर फॉर नेशनल हाईवे एंड स्टेट हाईवे बोथ, ठीक है। अच्छा, तो ये साफ कर देते हैं। अरे क्यों चला गया, ठीक है, हो गया। और ये लास्ट वाला, द मैक्सिमम एंड मिनिमम ग्रेडियंट्स आर इन 1 in 40 एंड इन 1 in 200 रेस्पेक्टिवली। ग्रेडियंट क्या होता है? ग्रेडियंट मतलब ये रास्ते का जो हॉरिजेंटल के साथ स्लोप होता है उसको ही ग्रेडियंट बोलते हैं। ये भी हम लोग जियोमेट्रिक डिजाइन में ही पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे जस्ट आप लोगों को आइडिया दिया जा रहा है कि ये जो टर्म होगा ये टर्म होता क्या है और ये टर्म के यूज कैसे होगा, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, पूरा का पूरा डिटेल में जानेंगे, ठीक है। बस इधर ये टर्म्स थोड़ा सा जान लीजिए कि मिनिमम ग्रेडियंट, ग्रेडियंट होता है कि मतलब एक रास्ते का जो हॉरिजेंटल के साथ स्लोप होता है यही होता है ग्रेडियंट, ठीक है। इसको सुपर एलिवेशन के साथ मत मिलाओ, ये अलग होता है, ये अलग होता है, ठीक है। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि स्टूडेंट वगैरह ये जगह पे गलती करते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में जानेंगे कि ग्रेडियंट क्या होता है। बस यही जान लो कि मैक्सिमम ग्रेडियंट्स आर 1 in 40 एंड 1 in 200 रिस्पेक्टिवली एट द कार्व, मैक्सिमम एंड मिनिमम होता है, ठीक। तो इसके बाद दूसरा जो हम लोग यहाँ पे हम लोग आज का वीडियो खत्म करते हैं। अब अगला वीडियो में हम लोग जो करेंगे कि ये यहाँ तक तो हम लोगों का आ गया कि रास्ता कैसे होता है कि सब आइडिया हम ले लिए थोड़ा थोड़ा बहुत। अब सर्वे कैसे होता है, क्योंकि हम लोग का ये जो चैप्टर का नाम था, क्या नाम था? ये चैप्टर का नाम था हाईवे अलाइनमेंट एंड सर्वे, हाईवे अलाइनमेंट एंड सर्वे। तो दोनों चीज ही हम लोग को देखना होगा। अब अलाइनमेंट तो हम समझ चुके हैं, अब सर्वे कैसे होता है ये हम समझेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। और उसके साथ हम करेंगे थोड़ा सा एमसीक्यूज, ठीक है। प्रॉब्लम में बताया था ना, प्रॉब्लम हम करेंगे बहुत सारा, तो मैं प्रॉब्लम लेके आ रहा हूँ अगले वीडियो में, हम लोग प्रॉब्लम भी चेक करेंगे, ठीक है। ओके, ये आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।